नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है सनराइज शिक्षा समूह में। हिंदी व्याकरण के संधि भाग के बारे में चर्चाएं चल रही थी। कल हमने संधि में व्यंजन संधि का 9वां नियम ज्ञात किया था। आज हम 10वें नियम के बारे में चर्चा करेंगे। 9 नियमों तक हमने जानकारी हासिल कर ली थी विस्तृत रूप से। आज हम बात करेंगे 10वें नियम, जो कल मैंने आपके लिए छोड़ा था, तय और दे का नियम। तय और दे का नियम। बात यह बनती है कि तय और दे दोनों का साथ में वर्णन क्यों हुआ। तो यह बताने से पहले आप लोगों के बीच ये बात भी स्पष्ट कर देता हूं कि योग, समझौता और जो धन का चिन्ह लगा हुआ होता है, उनसे पहले वाला प्रथम पद, उनके बाद वाला द्वितीय पद, इनका अंतिम वर्ण, इनका प्रथम वर्ण योग करते हैं, बदलाव होता है, वह संधि कहलाता है। तो तय और दे प्रथम वर्ण के रूप में, प्रथम पद में अंतिम वर्ण के रूप में यहां लगेंगे। तो दोनों का जिक्र साथ में क्यों हो रहा है, तो आपको यह बता दूं कि सत और सद दोनों का उपयोग साथ में होता है। क्यों? क्योंकि दोनों का अर्थ समान है। अब दोनों का अर्थ समान है, दोनों आए कहां से? तो यह है मूल भाषा का, मूल भाषा संस्कृत का, यह है हिंदी भाषा लोक प्रचलन। अब बात यह करते हैं, यह हिंदी भाषा का, यह मूल भाषा का, तो यह है क्या? तो यह है उपसर्ग। उपसर्ग आपने पढ़े होंगे या अभी तक अपने विद्यालयों में पढ़े होंगे या अभी तक नहीं पढ़े होंगे, वो भी आपको मिल जाएंगे। समय समय पर सारी बातें होती रहेगी। अब बात करते हैं इन दोनों का, कोई बात नहीं उपयोग हो गया, तो एक अन्य उदाहरण के माध्यम से इनके बारे में थोड़ा और जिक्र करके मैं आपको बता दूं कि हमने पहले नियम के बारे में बात की थी। पहला नियम था वो प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में वर्ग का प्रथम वर्ण, योग का चिन्ह और इस साइड में सघोष। प्रथम वर्ण के रूप में द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के रूप में सघोष। अब सघोष आप नहीं जानते हो तो वर्ण में भी पढ़ सकते हो और संधि में भी इनके बारे में जिक्र किया था, आप पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण कौन सा? वर्ग का, और सघोष योग करवाया तो अंतिम वर्ण का ही बदल करके तीसरा हो गया। मतलब अंतिम वर्ण के रूप में जो प्रथम वर्ण आया था उसका तीसरा कर लिया, मानो कै का घे कर लिया। उसी प्रकार से इस तय का, तय वर्ग का तीसरा वर्ण दे होता है, ते, थे, दे, तो ये तीसरा कर लिया। कहने का मतलब इन दोनों का पहले नियम के अनुसार साथ साथ में चल रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इन दोनों का इसलिए साथ में जिक्र किया जा रहा है। कोई बात नहीं, इनका साथ में जिक्र कर लेंगे। तो योग से पहले वाला प्रथम पद तो हमें मिल गया कि भाई हमें इनकी वजह से पहचानना है, लेकिन योग के बाद द्वितीय पद के रूप में हमें क्या दिया हुआ मिलेगा, तो वो भी आपको स्पष्ट करके उनके माध्यम से बता देता हूं कि इनके बाद में चे और छे, चे और छह मिलेंगे। लेकिन एक मुख्य बात जो अब बता रहा हूं, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग विवरण दिया हुआ होता है, अलग अलग भाग दिए हुए होते हैं। मैं अब आपको 10 के बाद में इनके साथ साथ में 6 नियम पढ़ाऊंगा। 10वें से इस तय और दे के जो 6 नियम है, इन 6 नियमों को इनके साथ में ही उदाहरण के माध्यम से पढ़ाऊंगा ताकि हमारे 16 नियम पूर्ण हो जाए। और मेरा उद्देश्य ये नहीं कि 16 नियम पूर्ण करने हैं, मेरे उद्देश्य ये है कि ये 16 नियम आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। 9 नियम आप समझ चुके हो और 10 और 6 तय और दे के जो 10वें से लेकर के
15वें तक 16 नियम है, जो 16वें तक जो नियम है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि 10वां नियम चल रहा है और 10वां इनको मिला करके इनके अलग 5 है, इनके अलग 5 है, जो कुल मिलाकर के तय और दय के कितने हुए 6, तो 15 नियम हो जाएंगे। क्यों 9 पढ़ लिए और 6 नियम ये हो जाएंगे, तो कुल कितने हो जाएंगे 15 नियम। तो इन 15 नियमों के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो पहला नियम आपके समक्ष जो 10वां नियम है वो आ गया। 11वां नियम क्या बताएगा, तय और दय के बाद में 6 और 6 का योग होगा। इस साइड में क्या दिया होगा 6 और 6 दोनों में से कोई एक दिया हुआ होगा, और इस साइड में तय और दय दोनों में से कोई एक दिया हुआ होगा। बदलाव होकर के क्या निकलेगा वो भी बताऊंगा। उनसे पहले अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है 6 और 6 नहीं हो, तय और दय की जगह 6 और 6 नहीं हो, तो दिया हुआ हो सकता आपको जे और जे ये दिया हुआ हो सकता है। ये तो प्रथम पद के रूप में और ये द्वितीय पद के रूप में। अब इनके बाद में और क्या दिया हुआ मिल सकता है, तय और ठे दिया हुआ मिल सकता है। इनके अलावा डे और ढे दिया हुआ मिल सकता है। इनके अलावा आपको ले दिया हुआ मिल सकता है, जो लुंठित वर्ण के रूप में जाना जाता है। इनके अलावा से दिया हुआ मिल सकता है। अब रही बात, जो मुख्य बात है वो, अगर इनके नीचे हलंत का चिन्ह हो तो आप समझ सकते हो कि ये स्वर रहित है, तो वापस जोड़ते समय भी आपको स्वर रहित ही रखना है। कुछ ऐसे उदाहरण और कुछ ऐसी बातें पेश करूंगा जो आपके लिए आज भी नई बनी हुई है, और कई विद्वान साथियों ने उन बातों का जिक्र पढ़ लिया है, उन बातों को देख लिया है, परख लिया है। बात करते हैं पहले नियम के बारे में, जो 10वें नियम के रूप में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। 10वां नियम है तय और दय के बाद में 6 और 6 का योग हो। तय और दय के बाद में 6 और 6 का योग हो, एक नियम। दूसरा नियम कह रहा है तय और दय के बाद में जे और जे का योग हो, 2 नियम। उसके बाद में तीसरा नियम कह रहा है तय और दय के बाद में टे और ठे का योग हो, तीसरा नियम। उसके बाद में तय और दय के बाद में डे और ढे का योग हो, चौथा नियम। 5वां नियम तय और दय के बाद में ले का योग हो। फिर छठा अंतिम जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, तय और दय के बाद में से का योग हो, छठा नियम। इस प्रकार से ये 6 के 6 नियम हासिल करेंगे और 6 के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी हासिल करेंगे। अब बात ये बनती है कि 6 नियम तो हम पढ़ लेंगे, कोई समस्या नहीं। इनके बाद में या तो ये होगा या फिर ये होगा या ये होगा या फिर इनमें से कोई होगा, ये तो बात हम जान चुके हैं। लेकिन इनमें बदलाव कहां आएगा, प्रथम पद के रूप में बदलाव आएगा या द्वितीय पद के रूप में बदलाव आएगा या दोनों में बदलाव आएगा, अब बात ये देखेंगे हम लोग। तो इनकी जानकारी हासिल कर लेते हैं कि इनमें बदलाव कहां आएगा। तो आप उसी रूप में लिख करके वापस प्राप्त कर लीजिए, योग धन प्रथम पद द्वितीय पद। अब लिखेंगे एक उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण से पहले ते और दे, चे और छे, तो बदलाव किसमें आएगा, प्रथम पद में। मानो ते और दे दोनों में से कोई दे दिया जाए और इधर चे और छे दोनों में से कोई दे दिया जाए, तो चाहे ते और चे का योग हो, चाहे दे और छे का योग हो, आपको केवल इनकी जगह ते और दे किन में से ही हो, प्रथम पद के रूप में चे बनाना है। क्या बनाना है, चे बनाना है। केवल इतना ही ध्यान रखना है, जो कि पहला है इसको ले लिया। अब ये बात आप जान चुके होंगे। इनका एक उदाहरण देकर के मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। जैसे कि आ गया उच्चारण, संधि विच्छेद कीजिए और कौन सी संधि है, तो आप किस प्रकार से संधि विच्छेद करोगे। चे दे दिया आपको, लगातार चे दे दिया, इस हिसाब से हमें पता नहीं चला कि ये क्या है, तो हमें इनका विच्छेद करना पड़ेगा। तो उत या उद दोनों क्या माने जाते हैं, समान माने जाते हैं। मैंने पहले क्या कहा, ते हो चाहे दे हो, उत और उद
पढ़ने में भी समान और दोनों समान है। तो उत क्यों ते हलंत रहित क्यों किया, स्वर रहित क्यों किया, हलंत क्यों लगाया, क्योंकि चे इसमें क्या है, स्वर रहित है, आधा है। उसके बाद में योग, फिर कर लिया चारण। अब देखिए ते दिया हुआ है, ते दिया हुआ है, फिर योग का चिन्ह है, योग का चिन्ह है। उसके बाद में चे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, चे दिया हुआ है, तो चे इसमें भी दिया हुआ है। अब इसमें चे दिया हुआ है, इसमें ते दिया हुआ है, तो इन दोनों का योग करवा के हमें करना क्या है, ये ते स्वर रहित है तो वापस स्वर रहित चे का ही निर्माण करना है, और स्वर रहित चे का निर्माण हमने कर लिया। ते की जगह चे को लगाया है, बल्कि बाकी पूर्ण संपूर्ण रूप से समान ही है। तो ये नियम तो आप समझ गए होंगे, 10वां नियम। तो अब बात करते हैं 11वें नियम की ओर। 11वां नियम क्या कह रहा है, इनके और भी आप उदाहरण लेकर के बात कर सकते। दूसरा उदाहरण, से चेष्टा, तो इसका क्या होगा, इस चे का वापस उसी रूप में सत धन चेष्टा। इस प्रकार आप अनेकों उदाहरण लेकर के कर सकते हो। अब इनको कैसे भी करके आप समझ सकते हो। बात करेंगे 11वें नियम के बारे में और ते और दे के दूसरे नियम जे और जे के बारे में बात करते हैं। ते और दे के दूसरे नियम की। ते और दे का दूसरा नियम क्या कह रहा है, ते और दे प्रथम पद के रूप में दिए हुए हो, और योग के बाद यदि दूसरा नियम कह रहा है जे और जे दिया हुआ हो, जे और जे दिया हुआ हो, तो चाहे ते का जे से योग करवाओ चाहे दे का जे से योग करवाओ, हमें क्या प्राप्त करना है, क्या बदलाव करना है, बदलाव के रूप में प्रथम पद के रूप में जे का ही आदेश होगा या आगम होगा। आगम तो मनोयोग से लिखते हैं, लेकिन ये हमें दिया हुआ है इसलिए इनको आदेश ही कह सकते हैं। किसका आदेश होगा, जे का आदेश होगा। यहां भी प्रथम वर्ण और यहां भी प्रथम वर्ण। इनको उदाहरण के माध्यम से बता दूं, योग करवाना, प्रथम पद द्वितीय पद, प्रथम पद में तद आना चाहिए और द्वितीय पद में हमें जय प्राप्त होना चाहिए। मान लो उत योग ज्वल, इसमें कौन सी संधि है और इस संधि से कौन सा शब्द बनेगा। शब्द निर्माण में ही संधि को महत्वपूर्ण माना गया है। यह बात मैंने संधि शुरू होते ही बता दी थी कि हिंदी में संधि की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि शब्द निर्माण की 4 इकाइयां मानी गई है, जिसमें पहली इकाई संधि को लिया गया है। बाकी इकाइयों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, जो चारों इकाइयां उस दिन मैंने बताई थी। अब बात करते हैं उत योग ज्वल की। तो इनका जो समानार्थी शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, जैसे कि ते और दे के बाद में, ते के बाद में जय दिया हुआ है या जय दिया हुआ है, हमें जय मिल गया, योग के बाद में जय मिल गया, तो इस ते का क्या करना है, जय करना है। ते स्वर रहित है तो कर लिया उ जय, योग को हटाया और इसको साथ मिला के मिलाया, ये जय। जय भी, ये भी स्वर रहित है, स्वर रहित कर लिया, वे और ले, ये हो गया उज्जवल। इस प्रकार से उज्जवल लिखा जाता है। ये सबसे ज्यादा शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। क्यों, शब्द शुद्धि में 2 जय कभी आप अधूरे नहीं लिखते, स्वर रहित नहीं लिखते, आधे नहीं लिखते। इनको आप हमेशा इस प्रकार से लिखने का प्रयास करते हैं, इसलिए शब्द शुद्धि में इसको प्राथमिकता ज्यादा दी गई है, संधि में इनको कम पूछते हैं। लेकिन हमने इनको उदाहरण का माध्यम इसलिए बनाया ताकि हमारे शब्द शुद्धि में भी ये महत्वपूर्ण माना जाए और ताकि हम इनको गलत नहीं लिखे। अब ते और दे, बात चल रही है तीसरे नियम की। ते और दे के बाद यदि ते और थे दिया हुआ हो, ते और थे दिया हुआ हो, तो हमें चाहे ते से ते का योग कराओ
चाहे दे से थे का योग कराओ। हमें प्रथम पद के रूप में ते का ही आदेश करना है, जो कि प्रथम वर्ण के रूप में यहां लिखा गया है, जो कि प्रथम वर्ण के रूप में लिखा गया है। अब देखिए, मानो ते का योग कराया, चाहे ते दिया हुआ हो चाहे दे दिया हुआ हो, हमें ते का ही आगम करवाना, आदेश करवाना है। आगम जो मनोयोग से लिखे जाते हैं, लेकिन ये दिया हुआ है इसलिए इसका आदेश करवाना है। अब देखिए उदाहरण के माध्यम से, प्रथम पद द्वितीय पद करना क्या है, वही रूप, वही शैली, वही ढंग, वही रीति रिवाज। ते और दे प्रथम पद के रूप में, द्वितीय पद के रूप में ते और थे हमें मिल जाते हैं, उस समय ते का उपयोग करना है। जैसे कि आप ले लीजिए तद योग टीका, तद योग टीका। अब ते और दे में से हमें क्या मिला, दे मिल गया। ते और दे में से क्या मिला, दे मिल गया। इस तरफ तीसरा नियम लागू होता, क्योंकि ते मिल गया तो हमें इस साइड में भी बदलाव करके, विकार उत्पन्न करके दे का क्या बनाना है, ते बनाना है। दे किस प्रकार है, स्वर रहित है और इनको गोल वर्ण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, यह जानकारी आप पहले मेरे दी हुई है कि जो भी गोल वर्ण है, खड़ी पाई वाले में से खड़ी पाई हटाते हैं और गोल वर्णों में हलंत लगा करके हम इनको आधा करते हैं, तो हो जाएगा इनका ते। ते करना है, ते जो स्वर रहित है, गोल वर्ण है और हलंत लगा दिया, प्लस हटा दिया और टीका कर लिया। इस प्रकार से हो जाएगा तत्तिका। अब आप समझ गए होंगे, लेकिन हम प्रत्येक में ते लिखते या दे क्यों लिखा, क्योंकि यहां ते पहले से ही आया हुआ है तो उनके आगे दे लिख दिया। अब ये भी आप समझ चुके होंगे। अब बात करेंगे चौथे नियम के बारे में। चौथा नियम क्या कहता है, चौथा नियम कहता है यदि ते और दे, यदि ते और दे दिया हुआ हो और योग में द्वितीय पद के रूप में डे और ढे, डे और ढे दिया हुआ हो, तो क्या करेंगे ऐसी स्थिति में। ऐसी स्थिति में बदलाव प्रथम पद में ही होगा और वो भी बदलाव के रूप में डे का आदेश हो जाएगा। किनकी जगह, डे का आदेश हो जाएगा ते या दे की जगह। इनका आदेश करना है और इन्हीं के आदेश को मानना है। किस प्रकार से, हम उदाहरण लेके उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, उनसे पहले ते का डे से योग करवाओ चाहे दे का डे से योग करवाओ, हमें क्या प्राप्त होगा। चौथा नियम बता रहा है, ते हो चाहे दे हो, इनका आपस में किसी से योग करवाओ, हमें प्राप्त होगा प्रथम पद में बदलाव करके डे ही लिखना है। किस प्रकार से, मानो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। योग प्रथम पद द्वितीय पद, योग आएगा बीच में। अब प्रथम पद में मान लो दे दिया जाए उत योग, द्वितीय पद में दे दिया जाए डयन, उस समय क्या होगा, तो उस समय क्या होगा, तो उस समय हम करेंगे, मानो उत दे दिया, ये ते हमें मिल गया और ते और दे का ही नियम चल रहा है। उसके बाद में चौथा नियम कह रहा है डे और डे दोनों में से एक, तो हमें डे दे दिया गया। उस समय क्या करेंगे, इस ते का क्या बनाना है, डे बनाना है, तो हो जाएगा उड डयन, उड्डयन। किस प्रकार से, स्वर रहित ते है, स्वर रहित डे कर लिया, हमने हलंत लगाया क्योंकि गोल वर्णों में हलंत ही लगता है। अब यह नियम भी आप समझ गए होंगे, तो यह नियम था चौथा। अब बात करेंगे पांचवें ले नियम के बारे में। ले नियम क्या कह रहा है, ते योग दे दिया हुआ हो और
योग के रूप में ले आदेश हो, योग के रूप में ले का हो, तो परिवर्तन क्या होगा? ते का ले से हो चाहे दे का ले से हो। अगर ये स्वर रहित है तो वापस यहां भी स्वर रहित ले ही आदेश होगा। किस प्रकार से? उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। योग प्रथम पद द्वितीय पद, मान लो दे दिया जाए उत योग लास, तो हमें क्या करना है? ते हमें मिल गया, फिर ले वर्ण हमें मिल गया जो लुंठित वर्ण कहलाता है। ते भी मिल गया, ले भी मिल गया। अब इस ते का क्या करना है? ते को किस में बदलना है? ले में आदेश करना है। ले का विकार होगा, इसका विकार होकर के यहां ले आ जाएगा। जैसे उल ले स्वर रहित करने के लिए खड़ी पाई हटाएंगे और इसके बाद में आ जाएगा लास। इस प्रकार से हो जाएगा उल्लास। क्या हो जाएगा? उल्लास। ये उदाहरण के माध्यम से आप जान चुके होंगे, और भी कई उदाहरण आप ले सकते हैं। अब बात करेंगे 16वां नियम जो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है और इनका छठा नियम। 16वां नियम और इनका छठा नियम, इनके बारे में जिक्र करेंगे, जो है ते और दे का योग। ते और दे का योग किनके साथ में होगा? से के साथ में। किनके साथ में होगा? से के साथ में। तब परिवर्तन के रूप में क्या आएगा? इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। किस प्रकार से? मानो ते और दे योग से दिया गया है, तो इसमें क्या विकार उत्पन्न होगा? जैसा कि इनमें क्या बदलाव होगा? चाहे ते के बाद में से का योग हो, चाहे दे का से के साथ में योग हो, बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। दोनों तरफ बदलाव होंगे। योग से पहले प्रथम वर्ण में भी बदलाव होगा और द्वितीय वर्ण में भी बदलाव होगा। बहुत ही ते और दे का बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है और महत्वपूर्ण भाग माना गया है। ध्यान पूर्वक समझोगे। क्या कह रहा है? ते का से योग हो, चाहे दे का से योग हो, बदलाव क्या होगा? ते और दे का प्रथम पद के रूप में चे बनाना है। क्या बनाना है? चे बनाना है। और से का क्या बनाना है? छे बनाना है। दंतीय सकार है, इसका क्या बनाना है? छे बनाना है। यह बात आप जान चुके होंगे। दोनों तरफ बदलाव होंगे। कैसे? उदाहरण के माध्यम से बता दूं। ते और दे का प्रथम पद के रूप में चे बनाना है, से का क्या बनाना है? छे बनाना है। कैसे? उदाहरण के माध्यम से मानो दे दिया जाए तत् योग शिव, तत् योग शिव, तो ते दिया हुआ है, ते दिया हुआ है, फिर योग के बाद में से दिया हुआ है, से दिया हुआ है, तो हमें करना क्या है? ते स्वर रहित, तो इसको भी स्वर रहित, ये चे। फिर क्या करना है? से का छे बनाना है। ये बना लिया छे। ई की मात्रा लगी हुई है, ये लगा दी ई की मात्रा। फिर वे समान रूप से क्या हो जाएगा? तत्शिव का हो जाएगा तत् योग शिव। ये बात भी आप समझ चुके होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ते और दे के सभी नियमों की बात करने के बाद में 16वें नियम की ओर आते हैं। 16वां नियम क्या कह रहा है? 16वां नियम बता रहा है योग से पहले प्रथम पद के रूप में स्वर कोई भी दिया हुआ, कितने? 11 में से कोई भी स्वर दिया हुआ हो और योग के बाद 6 व्यंजन वर्ण का आदेश हो। 11 स्वर प्रथम पद के रूप में, द्वितीय पद दूसरे पद के रूप में, योग के बाद 6 व्यंजन वर्ण दिया हुआ हो। स्वर व्यंजन, तो व्यंजन संधि तो होनी है, लेकिन 6 दिया हुआ होना चाहिए स्वर के बाद में। कोई भी स्वर हो उनके बाद में योग 6 का होना चाहिए।
6 गणित भाषा वाले नी, 6 वर्ग का दूसरा वर्ण 6। बात करते हैं इनका योग कराने पर क्या होगा। इनका योग करवाने पर कोई बदलाव नहीं होगा, केवल अपने मनोयोग से 6 वर्ण का आगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 वर्ण का आगम हो जाएगा। 6 उसी अवस्था में रहेगा, स्वर वही रहेंगे, केवल 6 का क्या होगा? आगम होगा। कैसे? मान लिया जाए आ योग छादन, तो इसमें योग को हटा करके केवल करना क्या है? 6 का आगम करना है, बस। अब बिल्कुल सही माना गया। इस प्रकार से 16वां नियम चलेगा। इस तरफ स्वर होने चाहिए, इस तरफ 6 होना चाहिए। तो इनका योग करवाने पर केवल 6 का क्या होगा? आदेश होगा, जो ये हुआ। और इनका विच्छेद करना है तो 6 को हटा करके धन लगाना वापस। अब आप इस बात को समझ गए होंगे। चलते हैं 17वें नियम की ओर। बात करते हैं नियम नंबर 17 की। 16 में हमने पढ़ा था प्रथम पद के रूप में स्वर और योग में 6, तो बीच में 6 का आगम हो जाएगा। अब यह नियम कह रहा है प्रथम पद के रूप में ए आ को छोड़कर, ए आ को छोड़कर सभी स्वर कितने? 9। 2 निकाल दिए, 11 में से पीछे बचे 9 स्वर हो। प्रथम पद के रूप में ए आ को छोड़ करके 9 स्वर में से कोई भी स्वर हो और योग के बाद दंतीय सकार प्रथम वर्ण के रूप में हो तो इसका मूर्धन्य बन जाएगा, मूर्धन्य सकार बन जाएगा। अब दंतीय सकार का मूर्धन्य सकार क्या होता है? दंतीय सकार का मूर्धन्य सकार होता है से, ये वाला। अब करना क्या है? ये तो समान रूप से प्रथम पद में कोई बदलाव नहीं, इस से की जगह ये से आदेश हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। इस से का ये से करना है, ये बात आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं उदाहरण के माध्यम से। मानो लिख दिया अभिषेक, क्या लिखा? अभिषेक। तो इनका हमें विच्छेद करना है, तो विच्छेद कैसे करेंगे? ए बे और ई की मात्रा, अभी ई की मात्रा, तो ए को छोड़ दिया, उनके बाद में 9 में से ई की मात्रा सुरों में आती है तो स्वर आ गया। फिर करते हैं योग, फिर हमें क्या मिलता है? मूर्धन्य सकार मिलता है और विच्छेद के समय दंतीय सकार बनाना है। तो क्या बनाएंगे? से के, मात्रा लगी हुई है शेख, अभी योग शेख वापस बनाएंगे, तब इस दंतीय का मूर्धन्य करना है, बाकी इसी रूप में। अभी तो बिल्कुल साधारण रूप में नियम बन गए। शुरुआत के 5-7 नियम है वो बहुत थोड़े कठिन हो सकते हैं, बाकी आसान है। वैसे समझे सही तौर से तो कोई नियम हमारे लिए कठिन नहीं माना गया। बात करते हैं 18वें नियम की ओर। अब इस नियम में ए आ को छोड़ करके 9 कोई भी स्वर हो, उसके बाद में अगर दंतीय सकार दिया हुआ हो तो हमें दंतीय सकार की जगह मूर्धन्य सकार करना है। मानो अनेकों उदाहरण है। अभिषेक, मानो विसर्ग ले लो तो विसर्ग का क्या होगा? तो आप खुद निकाल करके देख सकते हैं, जो अपवाद के रूप में गिना जाता है। अब बात करते हैं 18वें नियम की ओर। 18वां नियम कहता है कि प्रथम पद
योग द्वितीय पद। अब प्रथम पद क्या कह रहा है? प्रथम पद के रूप में यदि हमें स्वरों से ई और उ मिले, बाकी कोई भी स्वर नहीं, केवल ई और उ अंतिम वर्ण के रूप में प्रथम पद में योग के बाद यदि हमें आधा से और थे दिखे तब क्या करना है? तो ये दंतीय माना गया है। क्या माना गया है? दंतीय वर्ण। दंतीय वर्ण कैसे? मानो से को दंतीय माना था, ते वर्ग जो स्पर्शी वर्गीय है, थे दे और ने, इनको भी दंतीय मानते हैं। तो इनकी जगह हमें बदलाव क्या करना है? तो इनकी जगह बदलाव करना, ये तो समान रूप से रहेगा और इस्ते की जगह मूर्धन्य आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? मूर्धन्य आदेश हो जाएगा। अब मूर्धन्य क्या होता है? मूर्धन्य क्या होता है? मूर्धन्य से का तो मूर्धन्य पहले भी हमने बनाया था दंतीय का, ये से आधा है, आधा कर लिया, ये से मूर्धन्य में लिया गया है। अब थे का मूर्धन्य क्या होगा? तो ये दंतीय है, तो इनके ऊपर वाला थे दे हने, ये क्या है? मूर्धन्य, दंतीय मूर्धन्य। अब इनकी जगह ये आएगा, दो की जगह दो, तीन की जगह तीन, इसी प्रकार चलेगा। तो क्या लिखा हुआ है? थे। तो थे की जगह क्या बनाना है? थे। तो ये से मूर्धन्य का और ये थे मूर्धन्य का। तो कहने का मतलब इस थे की जगह क्या करना है? इष्टे करना है। अब आप समझ गए होंगे कैसे? जैसे कि लिख दिया उदाहरण, अनुष्ठान, उदाहरण ले लिया अनुष्ठान का। अब अनुष्ठान के उदाहरण को आगे बढ़ाने के लिए विच्छेद करेंगे। विच्छेद करने पर ए नु, उ की मात्रा आ गई, स्वर उ आ गया। योग, अब यहां आ रहा है से और थे, बनाना क्या है? वापस दंतीय। तो दंतीय बनाने के लिए से, इस से की जगह थे की जगह थे, तो ये हो गया स्थान, अनुयोग स्थान, इस प्रकार से होगा। अब बात करेंगे 19वें नियम के बारे में। 19वां नियम क्या कह रहा है? कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण मूर्धन्य सकार, मूर्धन्य से हो और योग के बाद, योग करवाया, विकार की बात तो बाद में आएगी, पहले योग करवाते हैं। योग में कौन कौन से वर्ण लेते हैं? द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अगर दंतीय वर्ण हो, दंतीय वर्ण हो, अब दंतीय कौन से? जो मैंने बताए ते और थे। यदि दंतीय वर्ण हो तो इसमें क्या विकार उत्पन्न होगा? यह नियम क्या बता रहा है? तो इसमें इस मूर्धन्य के समान इन दंतीय को भी मूर्धन्य बनाना होगा। अब ये दंतीय वर्ण है तो इनको मूर्धन्य बनाने के लिए इनके ऊपर वाले रोल में चले जाते हैं, वर्ग में चले जाते हैं। ते थे, क्या करेंगे? ते और थे, ये क्या है? मूर्धन्य। ये क्या है? मूर्धन्य। इन मूर्धन्य के पास में वापस हम लोग आ गए। अब इस से को से के रूप में ही रखेंगे, कोई बदलाव, कोई विकार नहीं आएगा, केवल बदलना इनको ही है, पहले के रूप में पहला, दूसरे के रूप में दूसरा, अगर तीसरा पूछते तो तीसरा। देखिए किस प्रकार, उदाहरण के माध्यम से। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। इष्ट,
कोई भी ले लो, दृष्ट। आप अपने हिसाब से कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। इष्ट का करते हैं तो हो जाएगा ई से, आ गया ई से योग, इष्ट का ई से योग, वापस यहां क्या आएगा, ते। क्यों? क्योंकि ते का परिवर्तन किसमें हुआ, ते में। कैसे, मैं बताऊं आपको। ई योग से योग ते, मानो विच्छेद के रूप में यह दिया हुआ है। अब इसका शब्द निर्माण करना है तो क्या करेंगे, ई स्वर रहित से और ते को किस में बदलना है, वापस मूर्धन्य में करना है तो ते। ये हमें मिल गया वापस शब्द इष्ट। इस प्रकार से निर्माण करेंगे। अब चर्चा करेंगे 20वें नियम की। 20वां नियम क्या कह रहा है कि यदि प्रथम पद के रूप में उद उपसर्ग दिया हुआ हो, प्रथम पद के रूप में उद उपसर्ग दिया हुआ हो और योग के बाद दंतीय सकार से का योग हो, दंतीय सकार से का योग हो, प्रथम पद के रूप में उद उपसर्ग, द्वितीय पद के रूप में दंतीय सकार से का योग हो, तो दोनों तरफ परिवर्तन होगा। क्या होगा, उद का तो उत हो जाएगा, उद का उत बनाना है, और दंतीय सकार में से का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। लोप का मतलब अब आप जानते ही हैं, इनको हटाना है, रिमूव करना है। कैसे, उदाहरण के माध्यम से समझिए। मानो उदाहरण दे दिया उत्थान। अब देखिए उ ते और ते, तो क्या करना है, उद। अब यहां से का लोप किया है तो वापस लाना योग स्थान। कैसे प्राप्त करके देखते हैं। देखिए उ योग दे योग से योग था योग ने। मान लो ये बात दी हुई है, अलग अलग वर्णों का खंडन किया जिसमें थे के आगे आ की मात्रा आ लगता स्वर होता, पर मैंने एक छोटे रूप में करने के लिए ये लिखा। अब देखिए उ योग दे, दे का क्या करना है, तय करना है, तो ये कर लिया तय। हमें वापस पूरा प्राप्त करना है संपूर्ण, ये कर लिया तय। अब दिया हुआ से, योग के बाद से का क्या करना है, लोप करना है, हटाना है, हटा दिया, वापस था और संपूर्ण रूप से था और ने, ये हमें वापस प्राप्त हो गया। अब आप समझ गए होंगे 20वें नियम के बारे में। उद उपसर्ग दिया हुआ हो और योग के बाद दंतीय सकार से हो, तो दंतीय सकार से का तो लोप करना है और उद का उत करना है, जैसे कि उत्थान, और भी अनेकों आप उदाहरण लेकर के समझ सकते। अब हम पढ़ेंगे 21वां नियम, जो कि न का नियम है। न के दो नियम पढ़ेंगे, जिसमें पहला नियम आप पढ़ते हैं। पहला नियम न का क्या कहता है, न वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। पहला नियम न का क्या कहता है, योग से पहले प्रथम पद, योग के बाद द्वितीय पद, इन पदों से कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि हमें तो विकार उत्पन्न करके संधि प्राप्त करना है। इनमें योग कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ये सारी बातें इन वर्णों के ऊपर डिपेंड करती हैं, इनके ऊपर निर्भर करती है। कैसे? जैसे कि न से पहले, न से पहले मान लो ये न है, द्वितीय पद के रूप में क्या है, न से पहले प्रथम पद के रूप में री स्वर, रे रेप वर्ण,
और से मूर्धनी। मानो ये दिए हुए हो, न से पहले तीनों वर्ण में से कोई भी एक वर्ण दिया हुआ हो तो न को हणे में आदेश कर देंगे। आप इस बात को भली भांति समझ चुके होंगे। यदि न वर्ण से पहले री रे से दिया हुआ हो तो न का हणे में आदेश हो जाएगा। कैसे? मान लो परिणाम, परिणाम, हरण, इसमें रह दिया हुआ है तो क्या होगा? परियोग। हणे का क्या करना है? नाम। अब ये ना है, ये न है। न से पहले क्या दिया हुआ है? रे, तो वापस मिलान करते समय परिणाम। अब क्या करना है? हरण, तो हर योग ने, तो ये रे है और उनके बाद में न है। न से पहले रे दिया हुआ है, न से पहले रे की बात जिक्र किया गया है, तो इसका क्या करेंगे? हरण। इस न का क्या कर लेंगे? हणे बना लेंगे। अब आप समझ गए होंगे। इनके अलावा 22वां जो एक और रे का नियम है उनके बारे में चर्चा करते हैं। न का दूसरा नियम और 22वां नियम चल रहा है। अब इसमें उस 21वें नियम में न के पहले नियम में तो न का हणे बनाया हमने। इस नियम में न का क्या होगा? लोप होगा। न का लोप नियम। न का लोप किस प्रकार से होगा? बड़े ध्यान से, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, बड़े ध्यान से देखोगे। जैसे कि प्रथम पद, द्वितीय पद, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित न हो, आगे कोई भी शब्द लिखा है स्वर रहित न हो, और द्वितीय पद में कोई भी शब्द हो, कोई भी शब्द, किसी भी व्यंजन का, किसी भी स्वर का, कोई मतलब नहीं, कोई भी शब्द होना चाहिए, और स्वर रहित न अंतिम वर्ण के रूप में प्रथम पद में होना चाहिए, तो इनका क्या होगा? न का लोप हो जाएगा। लोप का मतलब गायब होना, रिमूव कर देना, मिटा देना, हटा देना। कैसे? जैसे कि एक ताजा उदाहरण मैंने संधि में आदेश, आगम, लोप और प्रकृति भाव के बारे में समझाया था, उस समय लिया था। युवा ने योग अवस्था। अब इस न का लोप करना कैसे करोगे? न अंतिम रूप में दिया गया है, आगे शब्द दिया हुआ है, और यहां भी शब्द के रूप में ही दिया हुआ है, लेकिन अंतिम वर्ण शब्द का है, जो प्रथम पद का है वो न है। अब क्या करेंगे? युवा समान रूप से लिख दिया, न का कर दिया लोप, न का कर दिया लोप, ए को इसमें जोड़ा, युवा प्लस अवस्था, युवावस्था। ये बना युवावस्था। अब आप समझ गए होंगे न वर्ण का कैसे लोप होता है। और भी कहीं उदाहरण ले सकते हो। न वर्ण का लोप करने के लिए प्रथम पद, अंतिम वर्ण, आगे धन के बाद में कोई भी शब्द, उसमें न वर्ण का लोप हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे 23वां नियम। हमने न वर्ण के 2 नियम पढ़े, अब पढ़ेंगे 23वां नियम। 23वां नियम क्या कह रहा है? यदि प्रथम पद के रूप में निरुपसर्ग दिया हुआ हो और उसके बाद में द्वितीय पद के रूप में रे वर्ण, रेप वर्ण, मूर्धन्य रे दिया हुआ हो, मूर्धन्य रे दिया हुआ हो, रेप वर्ण दिया हुआ हो, तो इनका क्या होगा?
बदलाव कैसे होगा? इनका बदलाव नीर का स्वर रहित रह लोप हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। और नी की मात्रा छोटी है, वो क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। कैसे? मान लो लिख दिया नीरव, नीरज, कोई भी ले लो। मान लो इसका करना है विच्छेद, निर योग रव। कैसे? निर उपसर्ग, निर उपसर्ग, फिर रह, फिर रह। इस रह का करना लोप, एक रह ही आया ये। फिर नी की मात्रा छोटी थी, नी की मात्रा क्या करनी है? बड़ी करनी है, बड़ी कर दी। तो वापस नए शब्द का निर्माण करते समय निरव हो गया। उसी प्रकार नीरज को लेते हैं, निर योग रज, रे का लोप हो गया, एक रे बच गया, नी छोटे को बड़ा कर दिया। इस प्रकार से निर उपसर्ग के बाद में यदि रे दिया हुआ हो तो रे का लोप हो जाएगा और नी की मात्रा बड़ी हो जाएगी। निर उपसर्ग पढ़ने के बाद में 24वां दूर उपसर्ग का पढ़ते। यह नियम क्या करता है? प्रथम पद दूर उपसर्ग दिया हुआ हो और योग के बाद में वही स्थिति रह दिया हुआ हो। 23वें नियम में निर उपसर्ग और रह था, इसमें दूर उपसर्ग और रह है। वही कंडीशन होगी, इस रह का लोप हो जाएगा और दू बड़ी मात्रा में बदल जाएगा। कहने का मतलब जैसे कि दूरव, दूराज। कैसे? दूर योग रव, दूर योग राज। एक का लोप कर दिया, दू छोटी मात्रा को बड़ी मात्रा में तब्दील कर दिया। कहने का मतलब है यह था 24वां नियम। महत्वपूर्ण बात इनमें क्या है 23वें और 24वें में, वो अब जानिए। 23 नंबर 24 नंबर दोनों नियम अगर व्यंजन संधि और विसर्ग संधि दोनों में चलते हो, दोनों आपको शब्दकोश के रूप में पूछ लिया जाए, ए बे से दे के रूप में अगर दोनों दे दी जाए, ये व्यंजन संधि का है या विसर्ग संधि का, तो सबसे पहले विसर्ग संधि आपको चुननी है। क्यों? क्योंकि ये दोनों नियम व्यंजन संधि में भी चलते हैं और विसर्ग संधि में भी चलते हैं, बाकी सभी यथावत रहेंगे। इस प्रकार से हमारी व्यंजन संधि के 24 नियम आज पूर्ण होते हैं और व्यंजन संधि हमारी समाप्त होती है। इनके बाद में हम बात करेंगे विसर्ग संधि की। मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि मेरे जो पढ़ाने की शैली है वो आप लोगों को पसंद आई होगी और आगे भी इसी अनुरूप हमारा यह अध्ययनरत कार्यक्रम चलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, आभार।